हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम से लगभग जेके एसएसबी के हर एग्ज़ाम में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो, इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज़ प्रेजेंटेड बाय whom एंड इन विच हाउस आर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो यूनियन बजट है वो उसको कौन प्रेजेंट करता है और ये किस हाउस में या फिर दोनों हाउसेस में ये प्रेजेंट किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन ए है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको प्रेजेंट करता है और लोकसभा में, और सेकंड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको प्रेजेंट करता है राज्यसभा में, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी बोथ लोकसभा और राज्यसभा में, या फिर ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है जॉइंट सेशन में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो प्रेजेंट करता है यूनियन बजट को। और कहाँ पे करता है तो ये आपको याद रखना है, लोअर हाउस में करता है, यानी लोकसभा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बार किसने प्रेजेंट किया है यूनियन बजट को। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मैं सीधा आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ क्योंकि ये नीचे से दिख गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार यूनियन बजट को पेश किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी याद रखना है कि इन्होंने 10 टाइम्स इसको प्रेजेंट किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपसे सिंपली पूछा हुआ है कि इसमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसने फर्स्ट बजट को प्रेजेंट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है, ऑप्शंस हैं मनमोहन सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आर के शान मुक्तम शेट्टी, या फिर डी ऑप्शन है एन डी तिवारी। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी आर के शान मुक्तम शेट्टी। इन्होंने ही सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में बजट पेश किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो कब किया था ये भी याद रखना है, 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, इसके बाद चलता हूँ मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस। आपसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स में कि इनमें से क्या पर्पस होता है सेंटर और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस का। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी, या फिर प्रोवाइड न्यू टूल्स फॉर फार्मिंग, या फिर डिस्ट्रीब्यूट सीड्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस का काम होता है स्टोरेज फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का, बैंक रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन्स टू। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा गया है कि बैंक रेट जो होता है वो एक रेट होता है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करता है किनको। ऑप्शंस हैं, जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर गेस कर लेना। ठीक है, ऑप्शंस हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, या फिर कमर्शियल बैंक्स को, या फिर ऑप्शन सी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को, या फिर डी ऑप्शन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कमर्शियल बैंक्स को। किसको करता है तो याद रखना ये करता है कमर्शियल बैंक्स को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच कमीशंस रिकमेंडेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। सिंपली आपसे पूछा है जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको एस्टैब्लिश किया गया था किस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है चैम्बरलियन कमीशन, ऑप्शन बी है हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन सी है केनीज कमीशन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक,
अगर आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया है तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था, रिकमेंडेशंस दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई। इनमें से आपको बताना है कि आरबीआई का वर्क क्या नहीं है। ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ द बैंक्स, या फिर क्रेडिट कंट्रोलर, या फिर सी कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, या फिर डी एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है एक बोल सकते हैं कि वर्क नहीं आरबीआई का। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने राइट आंसर गेस कर लिया है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये जो है ये वर्क नहीं है किसका, आरबीआई का। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये दिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा, हु मिंट्स द कॉइन्स इन इंडिया। इनमें से कौन मिंट करता है कॉइन्स को, ठीक है, इंडिया में। ऑप्शंस हैं ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, या फिर डी ऑप्शन है कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप इसका राइट आंसर गेस करके कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो कौन मिंट करता है कॉइन्स को इंडिया में, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो मिंट करती है कॉइन्स को इंडिया में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज। ठीक है, तो आरबीआई जो है ये कब बना था, ये आपको पता होगा 1935 में बना था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कब आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, याद रखना, अगर इसकी मेकिंग के बारे में पूछा गया होगा तो 1935 में, लेकिन अगर पूछा गया होगा कि कब ये नेशनलाइज हुआ था तो याद रखना इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1949 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था इंडिया में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। इनमें से फर्स्ट गवर्नर कौन था आरबीआई का जो इंडियन ओरिजिन का था। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ऑसबर्न स्मिथ, बी ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, सी ऑप्शन है एल के झा, और डी ऑप्शन है सी डी देशमुख। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप राइट आंसर गेस करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी सी डी देशमुख। सी डी देशमुख जो थे वो थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अगर इंडियन ओरिजिन नहीं पूछा गया होगा तो फिर राइट आंसर होगा हमारा ऑसबर्न स्मिथ। ये भी याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ से निकल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हाउ लॉन्ग डज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम फ्रॉम। ठीक है, तो अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो ये कब से लेके कब तक होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन से हैं 1 जुलाई से लेके 1 जून तक, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, ऑप्शन सी है 1 जुलाई से 30 जून तक, या फिर डी ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको राइट आंसर इसका पता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा इसका। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक अकाउंटिंग ईयर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन सी इसमें से टर्म बोल सकते हैं या फिर वर्ड्स बोल सकते हैं जो यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशो, बी ऑप्शन है रेपो रेट, सी ऑप्शन है बैंक रेट और डी ऑप्शन है ब्लू चिप। तो मैं आपको बता दूं, बहुत इजी सा आंसर है इसका। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ब्लू चिप। ठीक है, ब्लू चिप जो होती है वो यूज़ नहीं होती है, वो टर्म यूज़ नहीं होती है मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गिल्ट एज मार्केट मीन्स। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको दिख गया होगा, इसलिए मैं सीधा इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ही बोला जाता है गिल्ट एज मार्केट, याद रखना। ठीक है, गिल्ट एज मार्केट। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा है, इन द लास्ट वन डिकेड विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज़ अट्रैक्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इनटू इंडिया। तो इनमें से सबसे ज़्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इनफ्लो हुआ है कौन से सेक्टर में। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है केमिकल्स अदर देन फर्टिलाइजर्स, या फिर सर्विस सेक्टर में, या फिर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है, आप राइट आंसर गेस करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी, और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो देखा गया है इंडिया में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आज का हमारा, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स। ठीक है, करेंसी की डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी वाइज विज मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज, या फिर परमिटिंग द करेंसी टू सीक इट्स वर्थ इन द इंटरनेशनल मार्केट, या फिर सी ऑप्शन है फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ द करेंसी इन कंजक्शन विद द मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ ए बास्केट ऑफ प्री डिटरमाइंड करेंसीज, और डी ऑप्शन है फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन मल्टीलेटरल कंसल्टेशन विद द IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द वर्ल्ड बैंक एंड मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको राइट आंसर पता है तो आपने अभी तक इसका राइट आंसर जो है वो कमेंट कर दिया होगा, आई होप। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी वाइस वर्सा मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज में। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा, इन द सेकेंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स डैश बैंक्स वर नेशनलाइज। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जब नेशनलाइज किया गया था कमर्शियल बैंक्स को, तो कितने बैंक को इसमें नेशनलाइज किया गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको सीधा राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, यानी 6 कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पे नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है कि सिंस इंडिपेंडेंस बोथ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैव इंक्रीज्ड, द इंक्रीज इन द फॉर्मर बीइंग ए लिटिल मोर देन इन द अदर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स, क्या क्या होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में। तो ऑप्शंस हैं इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, डिफेंस और साथ में इरिगेशन। ठीक है, तो ये हैं स्टेटमेंट्स, इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स राइट हैं इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन है 1 ओनली, सी ऑप्शन है 1, 2 and 3, और डी ऑप्शन है 2nd, 3rd and 4th। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप राइट आंसर कमेंट कर गए होंगे, आई होप। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप पास करके आंसर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 1, 2nd and 3rd। इरिगेशन इसमें नहीं आता है, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज और डिफेंस में ये आता है। ठीक है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आरबीआई वाज फाउंडेड इन द ईयर। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि ये किस साल में आरबीआई जो है वो फाउंड हुआ था, तो याद रखना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 1935 में आरबीआई जो है वो फाउंड हुआ था, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आज का हमारा, इफ़ ऑल द बैंक्स इन एन इकोनॉमी आर नेशनलाइज एंड कन्वर्टेड इनटू ए मोनोपोली बैंक द टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछा है टोटल डिपॉजिट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सभी बैंक्स जो इकोनॉमी में है उनको नेशनलाइज और कन्वर्ट कर दिया जाए मोनोपोली बैंक्स में। ठीक है, तो क्या वो टोटल डिपॉजिट्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे, इंक्रीज़ होंगे, या फिर इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ना ही डिक्रीज़ ना ही इंक्रीज़ होंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप गेस करके कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा इसका। इससे क्या होगा, ना ही जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, ना ही वो डिक्रीज़ होंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं अपने 20th क्वेश्चन पे। इन इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन। तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि इंडिया जो है वो डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज में जो है वो चेंज हुआ था कब। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने इकोनॉमी को कितने अच्छे से अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं कि अप्रैल 1995, अप्रैल 1957, या फिर 1958, और या फिर अप्रैल 1959। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज़, वेलकम।